हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131। और ये जो पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो 12 जुलाई 2022 का है, होम साइंस नेट का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 131 क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस डिस्कस हम कर चुके हैं। ओके, यानी कि 130 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 131 से आज हम स्टार्ट करेंगे और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द हाईएस्ट परसेंटेज टू लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ मेमोरी रिटेंशन एज पर एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। पहला है डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, सिमुलेट, वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, वॉच वीडियोस और रीड। तो इसमें हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। एडगर डेल के अनुभवों के शंकु यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार स्मृति प्रतिधारण के निम्नलिखित में से उच्चतम प्रतिशत से लेकर के निम्नतम प्रतिशत तक को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें व्यवस्थित करना है कि कभी भी जब भी हम कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी अनुभव जो हमें प्राप्त होता है तो वो हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में कितनी देर तक रहता है। ठीक है, तो उसी को इन्होंने हायर परसेंटेज से लेकर के लोअर परसेंटेज में बताया है, उसी को हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन होगा सही होगा वो होगा मिथ्याभास करना यानी कि सिमुलेट। ये पहला हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा है सहयोगात्मक सबक का अभिकल्प बनाना। तीसरा है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन। चौथा है वीडियो देखना और लास्ट है रीड यानी कि पठन। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम BACDE। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ही सही है। इसको मैं यहाँ पर पिक्चर आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोन ऑफ लर्निंग या फिर हम इसे कह सकते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एडगर डेल ने, यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स दिया हुआ है, एडगर डेल 1969 में इन्होंने दिया था। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो इन्होंने ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं और यहाँ पर इसका परसेंटेज भी दिया है, यानी कि हमारे मेमोरी में आफ्टर 2 वीक्स हमें जो याद रहता है या फिर कहे याद करने की जो क्षमता है वो कितनी रहती है हमारे पास। ठीक है, अगर हम रीड करते हैं यानी कि पढ़ते हैं तो फिर पठन करते हैं तो 10% ऑफ व्हाट वी रीड यानी कि जितना हम पढ़ते हैं उसका 10% हमारी मेमोरी में रहता है, हमें याद रहता है। हियरिंग जो हम वर्ड्स सुनते हैं, ऑडियो कह सकते हैं, वो हमें 20% तक याद रहता है। सीइंग जो हम देखते हैं वो हमें 30% तक याद रहता है। ठीक है, फिर वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट एन एग्जिबिट, वॉचिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डन ऑन लोकेशन। यानी कि यहाँ पर से जो दो ऑप्शन आपको दिया गया है, ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन है आपके क्वेश्चन में और सीइंग इट, हाँ डिमॉन्स्ट्रेशन ही है। तो वॉचिंग अ मूवी का मतलब हो गया जो मूव कर रहे हैं, चलचित्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। या फिर हम मान लो एग्जीबिशन जाते हैं, एग्जीबिशन में आपने गया हो, आप गए होंगे, वहां पर देखा होगा सब अपनी अपनी कलाकारी, अपने अपने टैलेंट को दिखाते हैं, आप देखते हो, परचेज भी करते हो। ठीक है, तो एग्जीबिशन में भी हम देखते हैं। वॉचिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन में यानी कि करके दिखाते हैं हम कोई भी चीज बनाना या फिर कोई चीज किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो हम करके दिखाते हैं उनको। ठीक है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। और सीइंग इट डन ऑन लोकेशन यानी कि हम लोकेशन पर जा करके कोई भी काम करें, तो वो चीज जो है आपकी 50% तक याद रहती है। जो भी चीज हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ये सारी चीजें क्या है, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यानी कि ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन, गिविंग टॉक, यानी कि हम किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो चीज हमें 70% तक याद रहती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में है डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये है। और सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग, यानी कि अब यहाँ पर जो सिमुलेशन है हमारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस। एक तो डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि ये ड्रामा करना है, आपने देखा होगा इसे ड्रामा करते हैं जो नाटक करते हैं, यानी कि वो किसी की नकल उतारते हैं। ठीक है, तो वो चीज। और सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस का मतलब ये हो गया कि हम कोई रियल एक्सपीरियंस को क्या करें, अनुभव करें। ठीक है, जो वास्तविक
अनुभव हम करें, ठीक है, वास्तविकता में नहीं, लेकिन हम उस चीज का, जो चीज रियल में है, उसका हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। और डूइंग द रियल थिंग, यानी कि हम रियल कर रहे हैं, वास्तविक खुद कर रहे हैं, जिसे कि हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, खुद करके उसको देखते हो, आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि वो चीज आपको 90% तक याद रहती है। 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, यानी कि हम जो कहते हैं और करते हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें 90% तक याद रहती है। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, आप देख लो। मिथ्या सिमुलेट का मतलब हो गया रियल एक्सपीरियंस का अनुभव करना, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर आ गया। सहयोगात्मक सबक का अभिकल्प बनाना, हम कहते हैं ड्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन था, ठीक है, वो आ गया। डिमॉन्स्ट्रेशन तीसरे पर आ गया। फिर वीडियो देखना, ठीक है, ऑडियो विजुअल, ये चौथे पर आ गया। और रीडिंग जो कि सबसे टॉप पर था। ओके। और यहाँ पर एक चीज और हम बता दें, ये जो चलता है, ये जो इन्होंने कौन दिया हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से स्टार्ट होता है। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नीचे होगा, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, और ये एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया मूर्त, और कॉन्क्रीट का मतलब हो गया अमूर्त, ठीक है। कंक्रीट का मतलब हो गया कि जो कि हम बाहर की चीज, मान लो कोई स्टैच्यू है, तो हम बाहर से उसको देखते हैं और बाहर से देख करके हम बता रहे हैं कि वो किस चीज की स्टैच्यू है, ठीक है। उस स्टैच्यू बनाने का पर्पस क्या है, या फिर उस स्टैच्यू में जो भी चीजें यूज की गई हैं उसका पर्पस क्या है, वहां पर उस स्टैच्यू में ऐड करने का, तो वो हम गहराई में नहीं जाते। कॉन्क्रीट का मतलब है बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम गहराई में डीपली जाकर के सोचते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं 132 क्वेश्चन पर। अरेंज द स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है, इवोल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस है, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया है, एनालिसिस ऑफ ऑडियंस है, डिजाइनिंग मैसेजेस है, और फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल है। तो यहाँ पर स्टेप्स को अरेंज करना है, कोई हम मान लो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्टेप्स अरेंज करना है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन होगा, वो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑडियंस के बेस पर ही हम हर एक चीज को जो है तैयार करेंगे, यानी कि आधार जो हमारा होगा वो ऑडियंस होगा। ऑडियंस का मतलब हो गया कि वो पढ़ा लिखा हुआ है, या फिर इलिटरेट है, लिटरेट है, या फिर सेमी लिटरेट है, उसी के आधार पर हम सारी चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ऑडियंस यानी कि डी होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल, यानी कि हम अपना लक्ष्य को, जो भी गोल है उसको फॉर्म करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, तैयार करेंगे ऑडियंस के आधार पर अपना हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा कि जो गोल्स हमने डिसाइड किया हुआ है उसी के आधार पर हम कम्युनिकेशन मेथड्स और मीडिया का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो हमने मीडिया और मेथड्स सेलेक्ट किए हुए हैं उसी के आधार पर हम जो है एक्टिविटीज का प्लान करेंगे, जिसे हम कैलेंडर ऑफ वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर हम जो है अपने एक्टिविटीज को प्लान करेंगे। और फिर उसके बाद में 1 मिनट, सी के बाद में, सॉरी, सी के बाद में आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया, के बाद में आ जाएगा डिजाइनिंग मैसेजेस, यानी कि जो भी मेथड्स और मीडिया हमने सेलेक्ट किए हैं उसके आधार पर हम अपनी मैसेज का डिजाइन करेंगे। मैसेज यानी कि जो भी चीजें हमें जाकर के बतानी है, या फिर जिस चीज का संचार हमें करना है, जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो फिर उसको हम डिजाइन करेंगे, और उसी आधार पर हम जो हमारी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होगी, यानी किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, तो उनको उनकी प्लानिंग करेंगे। और उसके बाद में, प्लानिंग करने के बाद में, हाँ, प्लानिंग करने के जब प्लान हो गया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस देखेंगे कि जो भी हमने काम किया हुआ है, यानी कि जो एक्टिविटीज की, उसके आधार पर उसको हम इवेलुएट करेंगे, और उसके बाद में उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि कितना वो प्रभावशाली हुआ, इस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही होगा।
डी, एफ सही है, सी तीसरा सही है, ई फिर आ गया चौथा, फिर ए आ जाएगा पांचवा और छठा है बी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हिंदी में भी इस तरीके से हो जाएगा, पहला वाला जो है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। फिर इसके बाद में है 133 क्वेश्चन, द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर लिकर्ट समेटेड रीडिंग स्केल आर। ठीक है, इसमें भी हमें सीक्वेंस में लगाना है, लिकर्ट स्केल जो है उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम बी वाला ऑप्शन किस में है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में है, बी में है और कोई है, हाँ सी भी है। तो हमें और आगे देखना पड़ेगा इसके आगे कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे हमने बताया था कि अगर आपको सारे में से स्टार्टिंग के एक दो पॉइंट आपको पता है तो उसके आगे का आप लगा सकते हो, नहीं भी आता तब भी लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स हो जाएगा, उसके बाद में हम इवेल्युएशन ऑफ आइटम्स बाय एक्सपर्ट करेंगे, यानी कि डी आ जाएगा। तो ये सही है फिर बी वाला ऑप्शन, क्योंकि सी में आप देख सकते हो यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में ए आ जाएगा, ट्रेल टेस्ट ऑन स्मॉल सैंपल करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आइटम एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम रिलायबिलिटी एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, सॉरी। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही था, यानी कि सबसे पहले हम मधु का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद में था विशेषज्ञों द्वारा मधु का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद में लघु प्रतिदर्श पर प्रयोग परीक्षण यानी कि स्मॉल सैंपल पर पहले हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे और लास्ट में फिर हम उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। लिकर्ट स्केल होता क्या है, देखिए लिकर्ट स्केल जो है इज अ साइकोमेट्रिक स्केल, इसे एक साइकोमेट्रिक स्केल होती है और कॉमनली इन्वॉल्व इन द रिसर्च में इसका यूज किया जाता है। दैट इम्प्लॉयज क्वेश्चन, यानी कि जो हम क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसी तो रिसर्च में जैसे हम क्वेश्चन तैयार करते हैं तो लिकर्ट स्केल के आधार पर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है ये 5 पॉइंट और 7 पॉइंट दोनों होती है, यानी कि 5 पॉइंट स्केल भी होती है और 7 पॉइंट स्केल भी होती है। और इसमें हम मेजर क्या करते हैं, पीपल्स एटीट्यूड, ओपिनियन और परसेप्शन। ठीक है, यानी कि जो भी उनके विचार हैं, उनकी जो एटीट्यूड्स हैं, ठीक, और जो उनकी उनका प्रत्यक्षीकरण है, इन सबको जो है हम तीनों को मेजर करते हैं। और इसमें जो चॉइसेस होती हैं वो स्ट्रांगली एग्री से लेकर के स्ट्रांगली डिसएग्री तक होती हैं चॉइसेस। ठीक है, अब इसको हम दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद में ये जो डेवलप हुआ है ये 1932 में ये स्किल डेवलप की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट रेंसिस लिकर्ट के द्वारा डेवलप की गई थी। इन्हीं के नाम पर इस स्केल का नाम है लिकर्ट स्केल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 पॉइंट और जो 7 पॉइंट हम कह रहे हैं वो ये चीज है। देखिए 5.1 2 3 4 5 यानी कि 5 पॉइंट्स है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव और स्ट्रॉन्ग निगेटिव, और 7 पॉइंट में स्ट्रांगली एग्री हो गया, मोर और लेस एग्री हो गया, अनडिसाइडेड हो गया यानी कि न्यूट्रल, मोर और लेस डिसएग्री हो गया, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 5 पॉइंट और 7 पॉइंट दोनों ही यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनायर आर। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो क्वेश्चनायर है, हम कोई भी क्वेश्चनायर तैयार कर रहे हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप हम कैसे तैयार करेंगे, उसके स्टेप्स को बताना है एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कि आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट, यानी कि सी। अब सी कहाँ है, दो है ऑप्शन। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट कर ली, उसके बाद में हम फॉर्मेट, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि तैयार करेंगे। सी डी उसके बाद में बी, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ई है, तो ई तो नहीं हो जाएगा राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्डेंट क्योंकि ये बाद में। और चौथे पर आपका ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमने तैयार किया फिर उसको हम ऑर्डर में लगाएंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्डेंट। अब यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो था सी। ओके, सी डी बी ए, तो सी में
निर्माणकों की पहचान करना सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रश्नों के प्रारूप को तय करना, ठीक है। फिर प्रश्नों को बनाना, उसके बाद में प्रश्नों को व्यवस्थित करना और क्रमबद्ध करना, और लास्ट में उत्तरदाताओं यानी जो रिस्पोंडेंट है उसके निर्देशों को लिखना। सॉरी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दी गई है, ठीक है। असर्शन है कि पॉवर्टी इज अ बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। इसका रीजन है कि पॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू अंडर न्यूट्रिशन by adversely influencing food and nutrition security, housing and living environment with increased risk of infection। अब इसमें से हमें करेक्ट बताना है। हिंदी में देख लेते हैं। अभिकथन है निर्धनता बच्चों में अल्प पोषण का मूल कारण है। कारण है कि निर्धनता संक्रमणों के बढ़ते जोखिम के साथ खाद्य वस्तुओं एवं पोषण संरक्षा, आवासीय और रहने के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर अल्प पोषण में योगदान करती है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी है। फिर है when dispersed dyes are applied to polyester at low temperature, carriers are required to bring about penetration of the dye molecules into the fiber। रीजन है कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एलिमिनेट्स द नीड फॉर कैरियर्स। हिंदी में देख लेते हैं। अभिकथन है किसी पॉलिस्टर हेतु जब निम्न तापमानों पर डिस्पर्स्ड डाई यानी कि रंजक का प्रयोग किया जाता है तो रेशे में रंजक अणुओं के भेदन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। कारण क्या है कि उच्च दाब और उच्च ताप वाहकों की आवश्यकता समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देख रहे हो आप कि निम्न तापमान है, अगर निम्न तापमान दिया जाएगा तो फिर यानी जो ये प्रोसेस हो रही है पॉलिस्टर में जो डिस्पर्स डाई का प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो निम्न तापमान पर किया जाएगा तब फिर वाहकों की जरूरत होगी। लेकिन अगर उच्च दाब और उच्च ताप दिया जाएगा तो वाहकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों ही सही है और ये व्याख्या भी सही है। फिर है लॉन्गर आउटसाइड वॉल्स शुड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड शॉर्टर वंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कॉज क्या है कि दिस कॉजेज minimum wall area to expose to the direct sun rays and thus cause less absorption and radiation of heat। अभिकथन है कि अधिक लंबे बाहरी दीवारें पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और छोटी दीवारें उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि पूरब में सूरज निकलता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर अधिक लंबी बाहरी दीवारें होनी चाहिए, ठीक है। कारण क्या है कि इससे दीवार का जो न्यूनतम क्षेत्र है वो सूर्य की सीधी किरणों के सामने पड़ता है और इस प्रकार ताप का अवशोषण और विकिरण कम होता है। सही बात है। जिस साइड से यानी कि पूर्व और पश्चिम दिशा से, पूर्व से सूरज की रोशनी आती है, पश्चिम में जो है अस्त होती है। तो अगर उस साइड में जो दीवार है वो लंबी होगी तो क्या हो जाएगा कि सूर्य की सीधी जो किरणें हैं उनका जो क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, यानी कि दीवार पर पड़ेगी रोशनी सूर्य की तो अंदर जो है वो कम जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो दीवार का न्यूनतम क्षेत्र है वो सूर्य की सीधी किरणों के सामने पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही सही है, जिससे कि ताप का अवशोषण और विकिरण ये कम होता है। तो ये भी दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। फिर है a doctor develops a vaccine with an intent of preventing future spread of infection, but it harms people. This cannot be considered as an aggressive act. Reason है any important aspect of aggressive behavior is the intention underlying the actor's behavior. Not all behaviors resulting in harm are considered aggression। अभिकथन है कि एक डॉक्टर भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए एक वैक्सीन विकसित करता है किंतु उससे लोगों को हानि पहुंचती है। ये एक आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता। कारण है कि आक्रामक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिकर्ताओं में सन्निहित इरादा यानी कि उनका इंटेंशन है। हानि पहुंचाने वाले सभी व्यवहार आक्रामक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। ए और आर दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। फिर है स्टेटमेंट 1, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग सर्व डेवलपमेंट पर्पसेस। 2 है कि दे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट आइडियाज एंड मैसेजेस। सार्वजनिक सेवा विज्ञापन और विकास विज्ञापन विकास के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। लेकिन कथन दूसरा है, वे उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं लेकिन विचारों और संदेशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन जो कथन दूसरा है वो गलत है।
क्योंकि जितने भी जो विज्ञापन है, चाहे वो पब्लिक सर्विस से हो या फिर डेवलपमेंट जो है एडवर्टाइजिंग हो, ये विकास के उद्देश्यों को तो पूरा करते हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और ये यहाँ ये कह रहा है कि ये केवल सेवाओं की बिक्री करते हैं, विचारों और संदेशों को नहीं पहुंचाते हैं लोगों तक। तो ये गलत बात है, क्योंकि आप देखते हो कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं जिनके थ्रू हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं, बहुत सारे जो हमारे विचार भी परिवर्तित भी होते हैं उस एडवर्टीजमेंट से। तो ये गलत है, यानी कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। फिर है assertion A, repeated measures ANOVA permits the researchers to determine the significance of main differences on the same subjects over repeated trials. Reason है कि repeated measures ANOVA is not used in testing designs where subjects are measured before, during and after the treatment. अभिकथन है बारंबार मापक अनोवा बारंबार प्रयोगों में उन्हीं व्यक्तियों पर माध्य भिन्नताओं की सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ता को अनुमति देता है। कारण है कि बारंबार मानक अनोवा ऐसे अभिकल्पों के परीक्षण प्रयुक्त नहीं होता है जहां विषयों का मापन उपचार के पूर्व, दौरान और बाद में किया जाता है। तो इसमें भी जो पहला कथन है वो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। अब यहाँ पर पैसेज आ गया है, इसमें दो पैसेज दिए गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम पैसेज तो पूरा नहीं सॉल्व करवाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें हम आपको यहाँ पर बता देंगे। जैसे ग्रुप दैट इज लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम सीवियर डिजीज एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19 इज अर्ली एल्डरली मैन, विमेन या फिर चिल्ड्रन एंड एडोल्सेंट या फिर एडल्ट्स। यहाँ पूछा गया वो समूह जिसके कोविड-19 के कारण गंभीर बीमारी से पीड़ित और मृत्यु होने की संभावना कम है। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पर है, बहुत ही इजी जो यहाँ पर दिया गया है पैरा है। देखिए यहाँ पर दिया गया यद्यपि कोविड-19 से बच्चों और किशोर किशोरियों के पीड़ित होकर गंभीर बीमारी व मृत्यु की कम संभावना है। तो पहली ही लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि चिल्ड्रन एंड एडोल्सेंट। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है कॉमन रीजंस फॉर डिसरप्शन इन क्रिटिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज इंक्लूड फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ एनसीडी, फॉर या फिर मशीन। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों के सामान्य कारणों में सम्मिलित है। क्या है, संक्रमण कब है, एसिडिटी कब है, गिरने कब है या फिर मशीन कब है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर जो है मैं दिखा देती हूँ। कॉमन रीजंस पूछा गया है, तो ये जो राइट आंसर है इसका वो है, ये देखिए यहाँ पर गया कहाँ गया, कारण बताए गए। देखिए विभिन्न देशों में इन व्यवधानों के लिए सामान्य कारण बताए गए, जिनमें से ये सारे दिए हुए हैं। इसमें ये है देखिए आपका संक्रमण के भय से अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पाने वाले परिवारों का कम होना और मातृत्व सेवा स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए पहुंचने वाली कम गर्भवती महिलाएं सम्मिलित है। तो संक्रमण के भय से, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फियर ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये तीनों चीजें वहां पर नहीं दी गई। आप पूरा इसको पैरा पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप आंसर दे सकते हो। मैं सिर्फ आंसर यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। फिर है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कंट्रीज दैट रिपोर्टेड रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट 10% कंपेयर टू द सेम टाइम इन 2019 इन कवरेज ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विसेज इज। उन देशों की लगभग संख्या जिन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 2019 की उसी अवधि की तुलना में न्यूनतम 10% की कमी रिपोर्ट की। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है कहाँ गया, ये देखिए इस सर्वेक्षण में कितने हैं, 148 देश सम्मिलित किए गए थे, जिनमें से 1/3 देशों में टीकाकरण सेवाओं, बाल संक्रामक रोगों एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में वर्ष 2019 की उसी अवधि की तुलना में 10% की कमी आई। तो कितना, 148 देश थे, ठीक है। और 1/3 देश, 1/3 का मतलब हम इसे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 चौको 12 और 3 9 27, यानी कि 49 आ रहा है। तो लगभग हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, 50। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नंबर्स डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं बल्कि 1/3 करके दिया गया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर है approximate number of countries that reported reductions of 10% or higher in vitamin A supplementation is। इसमें भी सेम ऐसे ही है, विटामिन ए के भरण में
10% या अधिक की कमी को रिपोर्ट करने वाले देशों की लगभग संख्या है कितनी? तो यहाँ पर ये देखिए, लगभग एक चौथाई देशों ने विटामिन ए के भरण और बाल में 10% या ज्यादा की गिरावट रिपोर्ट की। कितने? एक चौथाई देशों ने। 148 देश थे, एक चौथाई यानी कि 4 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, 4 तिया 12 और बचा यहाँ पर कितना? 2, 4 सते 28, तो कितना हो गया? 37। तो देखिए यहाँ पर 37 आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको आंसर ढूंढना है, डायरेक्ट नंबर नहीं दिया गया बल्कि एक तिहाई एक चौथाई करके दिया गया। चलिए एक पैरा हमने बता दिया है। अब आता है यहाँ पर दूसरा पैरा। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस SAM और वेस्टिंग बाय द एंड ऑफ 2020 वाज, उन बच्चों की संख्या जिनकी 2020 के अंत तक SAM या फिर क्षय के अनुभव करने की अपेक्षा की गई थी, सैम यानी कि वेस्टिंग से। तो यहाँ पर देखिए, अतिरिक्त रूप से लगभग 6.7 मिलियन बच्चों के 2020 के अंत तक अत्यधिक प्रखर कुपोषण या फिर क्षय यानी कि वेस्टिंग का अनुभव किए जाने की अपेक्षा थी। तो कितने? 6.7 मिलियन यानी कि दूसरा वाला। तो यहाँ पर बिलियन और मिलियन दोनों दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिलियन। फिर है, अब यहाँ पर ये दूसरा पैरा स्टार्ट हो रहा है। 2.5 years head start as mentioned in the paragraph means those women who were educated were illiterate joined earlier या फिर joined later। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट का अर्थ है, वो क्या है? शिक्षित थी, निरक्षर थी, या फिर पहले सम्मिलित हुई थी या फिर बाद में सम्मिलित हुई। तो यहाँ पर पहले सम्मिलित हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो स्टार्टिंग में दिया गया, लक्ष्मी कहानी भारत उन महिलाओं की सफलता की कहानी में से जिन्होंने अपने परिवार की नीति ही बदल दी। वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य रही हैं, यानी कि रह चुकी हैं पहले से। यह मिशन एक सरकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण आय में वृद्धि करता है। इस के साथ जुड़ने वाली लक्ष्मी जैसी महिलाओं को देर से जुड़ने वाली महिलाओं की अपेक्षा 2.5 वर्ष का हेड स्टार्ट मिल गया। देर से जुड़ने वाली यानी कि ये पहले से उसमें सम्मिलित थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउस होल्ड इनकम फॉर अर्ली एडॉप्टर्स इंक्रीज्ड बाय, पहले जुड़ने वालों की पारिवारिक आय में कितनी वृद्धि हुई थी? तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, हिंदी में अलग दिया हुआ है, इंग्लिश में अलग दिया है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने हिंदी पैराग्राफ पढ़ा और इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ा, दोनों में डिफरेंस है, परसेंटेज का या फिर कोई भी नंबर्स का डिफरेंस है, तो हमेशा जो इंग्लिश पैराग्राफ है उसी का आंसर सही माना जाएगा, या फिर इंग्लिश पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसी को सही माना जाता है, राइट माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है उनकी पारिवारिक आय में न्यूनतम 9%। ठीक है, पारिवारिक आय में न्यूनतम 9% और बचत में 28% की वृद्धि हुई। तो हिंदी में 9% दिया गया है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ज्वाइंट लेटर have seen their household income increase by at least 19%। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 19% होगा, जबकि हिंदी में 9% दिया गया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर सही माना जाएगा तो वो इंग्लिश का ही पैरा सही माना जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज हाउ मेनी SHG मेंबर्स, भारत में SHG के कितने सदस्य हैं? तो देखिए इसी में दिया हुआ है साफ साफ, भारत में 6.6 मिलियन SHG है जिनके 72 मिलियन सदस्य हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा पैरा दिया गया है कि आप फटाक से आंसर इसको पकड़ पाओगे, क्योंकि मैंने तो पूरा पैरा भी नहीं पढ़ा है आंसर। अच्छा हाँ, चलिए मैं उसको बात बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पैरा सॉल्व करना चाहिए। Who have benefited the most from the program? Women who were illiterate, women who were from marginalized social group, या फिर who have had some years of education, या फिर women who received a loan of ₹3 लाख। इस कार्यक्रम से किनको सबसे अधिक लाभ पहुंचा है? निरक्षर महिला, सीमांत सामाजिक समूह की महिला, या फिर कुछ वर्षों तक शिक्षा पाई हुई महिला, या फिर 3 लाख रुपए तक का ऋण पाने वाली महिला। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लक्ष्मी बात पुनः लक्ष्मी करें, तो जो सचिव हैं और 10वीं कक्षा तक शिक्षित हैं वो स्वयं बताती हैं कि आपको सचिव या अध्यक्ष बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए।
क्योंकि आपको बैंक में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और इन मामलों को समझना होता है। यानी कि अगर आपको प्रोग्राम का ज्यादा लाभ लेना है तो आपको क्या करना होगा कि आपके पास सम इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। फिर है रिसर्च सपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एम्फेसिस ऑन, किस पर? मोर ट्रेनिंग, मोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, इंक्लूजन ऑफ मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, जनरेटिंग लिवलीहुड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शोध में किस पर बल देने की बात कही गई है? अधिक प्रशिक्षण, नेतृत्व के अधिक अवसर, यात्रा के अवसर, सर्वाधिक सीमांत का समावेशन और आजीविका उपार्जित करना। तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देती हूँ। ये कहाँ पर है? ये देखिए, हाँ मिल गया। सॉरी, हमको भी ढूंढने में टाइम लग गया। शोध में एसएचजी के माध्यम से अधिक प्रशिक्षण एवं समर्थन और कम शिक्षित महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देने के सुझाव दिया गया है तथा आजीविका उपार्जन एवं सर्वाधिक सीमांत लोगों के समावेशन पर बल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अधिक प्रशिक्षण भी है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी है, बस ये नहीं है अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, ये नहीं है। तो ए बी डी और ई ये चारों हो जाएंगे ए बी डी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन। हाँ, तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि आपको पैरा कैसे सॉल्व करना है। तो कभी भी जब आप पैरा सॉल्व करते हो तो हमें ये नहीं कि जैसे पैरा आया हम उसको पढ़ने पहले पढ़ें फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें जो अच्छा तरीका है समय बचाने का, जिसमें आपका समय बचेगा और आपको क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसमें ये है कि पैरा पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप पैरा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन क्लिक करेगा और तुरंत उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और पैरा आप पहले पढ़ लेंगे तो क्या होगा, पैरा आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तब आप पैरा में कहाँ पर क्या चीजें थी वो आंसर, तो आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपका समय वेस्ट होगा। तो जब भी पैरा आए तो उसमें पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, उसके बाद में पैरा पर जाइए, जिससे कि आपको फटाफट आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपका समय बचेगा और आपका फटाफट सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और सही होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा जो 12 जुलाई 2022 होम साइंस नेट का पेपर था वो खत्म हो चुका है। हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं और कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है हमने, और जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, विद पिक्चर्स हमने समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है रियल में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके, बेनिफिट हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।